नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। गजा से रिपोर्टिंग करते हुए अल रज़िया के सफवत गहलोत का कहना है कि कुछ इजरायली टैंक अब गजा शहर की ओर बढ़ गए हैं। गहलोत ने कहा कि इजरायली सेना ने जमीनी कार्रवाई शुरू करने के बाद पहली बार गजा शहर में आवासीय इलाकों में प्रवेश किया है। इसे अब तक का सबसे गंभीर काम बताया गया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उत्तरी गजा पट्टी में बेतलाहिया गांव को पार कर लिया है और अब गजा शहर की मुख्य सड़कों में से एक अल नसर स्ट्रीट पर तैनात हैं। रिपोर्ट के मुताबिक प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि लड़ने वाले समूहों और गजा शहर के बाहरी इलाकों में प्रवेश करने वाले इजरायली सैनिकों के बीच भारी गोलीबारी हुई है। इजरायली सेना का कहना है कि लेबनान से इजरायली क्षेत्र में एंटी टैंक मिसाइलें दागी गई हैं। सेना ने कहा कि उसने हमलों का जवाब दिया और लड़ाकू विमानों के एक अन्य समूह पर हमला किया, जिन्होंने इजराइल में एंटी टैंक मिसाइलें लॉन्च करने की योजना बनाई थी। बयान में कहा गया है कि इसके अलावा उत्तरी इजराइल में पिछले घंटे सक्रिय किए गए अलर्ट के बाद लेबनानी क्षेत्र से 2 असफल लॉन्च किए गए जो इजराइल में नहीं घुस पाए। वहीं आईडीएफ का कहना है कि सीमा पर सेना की चौकियों पर गोलीबारी चलाई गई और लेबनान से लॉन्च किए गए 2 मोर्टार तेल हाई कॉलेज के पास खुले इलाकों में गिरे। इजराइल ने कहा है कि हमास द्वारा दागे गए कई रॉकेट मंगलवार को अशदोद पर जा गिरे, जिससे कम से कम 7 वाहनों में आग लग गई और कथित तौर पर शहर की एक इमारत भी प्रभावित हुई है। इसके अलावा 4 लोग घायल हुए हैं जिनका इलाज चल रहा है। घायलों में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हालत गंभीर है और 64, 46 और 35 साल के 3 पुरुष शामिल हैं जिनकी हालत गंभीर है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय ने कहा है कि गजा में तत्काल मानवीय युद्ध विराम अनिवार्य हो गया है। प्रवक्ता एलिजाबेथ थ्रोसेल ने जिनेवा में कहा, संयुक्त राष्ट्र के सहकर्मी तत्काल मानवीय युद्ध विराम की जरूरत के बारे में बात कर रहे हैं। थ्रोसेल ने कहा कि उन्होंने जो तस्वीर बनी हुई देखी है उससे लग रहा है कि स्थिति कितनी विकट है और अब एक संघर्ष विराम बिल्कुल जरूरी हो गया है। कनाडा का कहना है कि गजा पट्टी में लोगों की मदद के लिए एक मानवीय समझौते की तत्काल जरूरत है। विदेश मंत्री मेलानी जोली ने सोमवार को गजा में अधिक सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध में रोक की बात कही। उन्होंने कहा कि फिलिस्तीनी लोगों, फिलिस्तीनी महिलाओं और बच्चों के सामने मानवीय स्थिति गंभीर है। जोली ने कहा कि गजा में लगभग 400 कनाडाई फंसे हुए हैं। अमेरिका के कुछ मुस्लिम अमेरिकियों और डेमोक्रेटिक पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने गजा में युद्ध विराम की मांग की है। उन्होंने कहा है कि अगर गजा में तुरंत युद्ध नहीं रोका जाता है तो 2024 के चुनाव में राष्ट्रपति जो बाइडेन को वोट और डेमोक्रेटिक पार्टी को दान नहीं देने के लिए लाखों मुस्लिम मतदाताओं को एकजुट करने के लिए काम करेंगे। समाचार एजेंसी रॉयटर्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल मुस्लिम डेमोक्रेटिक काउंसिल, जिसमें मिशिगन, ओहायो और पेंसिल्वेनिया जैसे तीव्र प्रतिस्पर्धा वाले राज्यों के डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता शामिल हैं, राष्ट्रपति जो बाइडेन से मंगलवार शाम 5 बजे तक युद्ध विराम कराने के लिए इजराइल के साथ अपने प्रभाव का उपयोग करने का आह्वान किया गया है। यूएन रिलीफ चीफ मार्टिन ग्रिफिथ्स ने गजा परिवारों से बात करने के बाद कहा कि युद्ध शुरू होने के बाद से वो जिस दौर से गुजर रहे हैं वो विनाशकारी रहा है। उन्होंने कहा कि जब एक 8 साल की बच्ची आपसे कहती है कि वो मरना नहीं चाहती है तो असहाय महसूस ना करना कठिन हो जाता है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर ये बात कही। सोमवार को एक बयान में ग्रिफिथ्स ने कहा था कि गजा निवासी लगातार बमबारी अभियान के बीच भोजन, पानी और आश्रय की तलाश में तेजी से हताश हो रहे हैं। बता दें, गजा में फ़लस्तीनी स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 7 अक्टूबर से इजरायली हवाई हमलों में 8,525 फ़लस्तीनी मारे गए हैं। इस आंकड़े में 3,542 बच्चे शामिल हैं। इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू ने कहा कि हमास से युद्ध में युद्ध विराम नहीं होगा क्योंकि हमारी जमीनी सेना गजा के अंदर लड़ रही है। नेतन्याहू ने कहा कि इजरायली सेना 7 अक्टूबर के हमलों के जवाब में हमास के खिलाफ व्यवस्थित प्रगति कर रही है। ये देश के इतिहास में सबसे घातक युद्ध है। नेतन्याहू ने विदेशी पत्रकारों से कहा कि युद्ध विराम का मतलब हमास के सामने आत्मसमर्पण करना होगा। बता दें, हवाई हमलों ने फ़लस्तीनी क्षेत्र को तबाह कर दिया है। इजराइल के तेज होते सैन्य अभियानों ने गजा के 24 लाख लोगों के भय को काफ़ी बढ़ा दिया है। जहां हमास नियंत्रित स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि 8,300 से अधिक लोग मारे जा चुके हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को मतदान से पहले कांग्रेस में बवाल शुरू हो गया है और बवाल की वजह बने हैं भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान अजहरुद्दीन। उनकी वजह से ही कांग्रेस संकट में नजर आ रही है। दरअसल मोहम्मद अजहरुद्दीन को कांग्रेस ने हैदराबाद के जुबली हिल्स विधानसभा से चुनाव मैदान में उतारा है, जिसके बाद से कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। यहाँ पार्टी के फैसले से नाराज नेता लगातार कांग्रेस छोड़ रहे हैं।
अजहर को टिकट दिए जाने से नाराज कांग्रेस पार्टी के 2 नेता मंगलवार को बीआरएस में शामिल हो गए। इन नेताओं में जुबली हिल्स के पूर्व विधायक पी विष्णुवर्धन रेड्डी शामिल हैं। विष्णुवर्धन रेड्डी के अलावा नगम जनार्दन रेड्डी भी कांग्रेस छोड़कर बीआरएस में शामिल हो गए हैं। वो तेलंगाना बनने से पहले 1995 से 2004 तक आंध्र सरकार में मंत्री रह चुके हैं और नगर कुर्नूल में 5 बार विधायक रह चुके हैं। वहीं हैदराबाद से संबंध रखने वाले अजहर इससे पहले तेलंगाना से चुनाव नहीं लड़े हैं। वो यूपी के मुरादाबाद से एक सांसद चुने गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इलेक्टोरल बॉन्ड को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज सुनवाई हुई। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के सामने कहा कि चुनावी बॉन्ड योजना दरअसल कॉरपोरेट घरानों से रिश्वत लेने का एक तरीका है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी नागरिकों के मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक दलों के बारे में जानकारी नागरिकों के मौलिक अधिकार में है। सुप्रीम कोर्ट के पिछले फैसलों का हवाला देते हुए भूषण ने कहा कि अगर नागरिकों को उम्मीदवारों के बारे में जानने का अधिकार है तो उन्हें निश्चित रूप से ये भी जानने का अधिकार है कि राजनीतिक दल को कौन फंड कर रहा है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की एक संवैधानिक पीठ मामले की सुनवाई कर रही है। भूषण ने कोर्ट में कहा 50% से अधिक केवल केंद्र में सत्तारूढ़ दल को प्राप्त हुआ है और बाकी केवल राज्यों में सत्तारूढ़ दलों को प्राप्त हुआ है। 1% भी विपक्षी दलों को नहीं मिला है जो सत्तारूढ़ नहीं है। प्रशांत भूषण ने कहा कि केंद्र में भाजपा को ही लीजिए, केवल इस एक पार्टी को चुनावी बॉन्ड के माध्यम से 5 साल से कम अवधि में 5,000 करोड़ से अधिक का योगदान दिया गया है। इसके अलावा बाकी वकीलों ने भी दलीलें दी। अब इस मामले पर कल फिर सुनवाई होगी। आज दिन भर चली लंबी बैठकों के बाद आखिरकार कांग्रेस ने अपने उम्मीदवारों की चौथी लिस्ट जारी कर दी है। इस सूची में 56 नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि इससे पहले कांग्रेस अपनी 3 सूचियों में 95 उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। अब चौथी लिस्ट में शामिल 56 उम्मीदवारों के साथ ही पार्टी ने 200 सीट वाले राजस्थान के 151 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। जम्मू और कश्मीर के बारामूला में आतंकवादियों ने राज्य पुलिस के एक हेड कांस्टेबल गुलाम मोहम्मद डार की उनके घर में घुसकर गोली मार दी। बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। कश्मीर जोन पुलिस ने सोशल मीडिया साइट एक्स से किए एक पोस्ट में ये जानकारी दी। कई विपक्षी नेताओं को एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन मिलने के मामले में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर हमला किया। उन्होंने कहा कि देश में विपक्ष के नेताओं को एप्पल का नोटिस आया है जिसमें लिखा है कि सरकार द्वारा आपके फोन को हैक करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा ये मैसेज मेरे ऑफिस के लोगों के साथ ही विपक्ष के कई नेताओं को आया है। इसके साथ राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस तब हुई है जब कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को एप्पल ने आगाह किया है कि उनके फोन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स के निशाने पर हैं। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी को अडानी के हवाले से फिर घेरा। राहुल ने कहा कि पुराने समय में एक राजा था जिसकी आत्मा एक तोते में बसती थी, उसी तरह नरेंद्र मोदी जी की आत्मा अडानी के अंदर बसती है। ये बात विपक्ष को पता चल चुकी है, इसलिए अडानी को हमने ऐसे घेरा है कि वो बचकर नहीं निकल सकते। राहुल ने कहा कि पहले मैं सोचता था कि नंबर 1 पीएम मोदी हैं, नंबर 2 अडानी हैं और नंबर 3 अमित शाह हैं, लेकिन ये गलत है। नंबर 1 अडानी हैं, नंबर 2 पीएम मोदी हैं और नंबर 3 अमित शाह हैं। हम भारत की राजनीति को समझ चुके हैं और अब अडानी जी बच नहीं सकते। ध्यान भटकाने वाली राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी देश के लोगों का ध्यान भटकाकर देश की पूंजी अडानी को दे रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान हिंदुस्तान के युवाओं का हो रहा है। ये एक तरफ आपसे झूठे भविष्य का वादा करते हैं और फिर दूसरी तरफ आपका धन दूसरों के हाथों में सौंप देते हैं। ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। विपक्षी दलों के बड़े नेताओं और पत्रकारों के फोन निशाने पर हैं। कई विपक्षी नेताओं और पत्रकारों को एप्पल ने आगाह किया है कि उनके फोन स्टेट स्पॉन्सर्ड अटैकर्स यानी सरकार प्रायोजित हमलावरों के निशाने पर हैं। महुआ मोइत्रा, शशि थरूर, प्रियंका चतुर्वेदी, अखिलेश यादव सहित कम से कम 10 ऐसे लोगों ने इसकी शिकायत की है। शशि थरूर ने दावा किया है कि उन्होंने इसको सत्यापित भी कर लिया है और इसकी प्रामाणिकता की पुष्टि हुई है। थरूर ने इसको लेकर ट्वीट किया है। एप्पल की ओर से जिन नेताओं को चेतावनी भेजी गई है इसमें हाल ही में बीजेपी के निशान पर आई टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा तो हैं ही। इनके अलावा कांग्रेस नेता शशि थरूर, कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, सीपीएम महासचिव सीताराम येचुरी, आप सांसद राघव चड्ढा, शिवसेना यूपीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी और सपा नेता अखिलेश यादव शामिल हैं। पत्रकार और द वायर के संस्थापक संपादक सिद्धार्थ वरदराजन, डेक्कन क्रॉनिकल के रेजिडेंट एडिटर श्रीराम कर्री और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन के अध्यक्ष समीर सरन को भी एप्पल ने वो चेतावनी भेजी है।
इनको भेजे गए अलर्ट वाले ईमेल में कहा गया है कि आप जो भी हैं या आप जो करते हैं, इस वजह से यह हमलावर संभावतः आपको व्यक्तिगत रूप से निशाना बना रहे हैं। वहीं टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने कहा है यह आपातकाल से भी बदतर है। कांग्रेस पार्टी ने फोन हैकिंग की तुलना पेगासस से की है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट कर कहा कि पेगासस के बाद अब दूसरे किसी तंत्र से स्नूपिंग जारी है। खड़गे ने कहा कि मोदी सरकार की एक ही रट, अडानी बचाओ और लोकतंत्र मिटाओ। उन्होंने बीजेपी को बी जासूस पार्टी बोलते हुए कहा कि बी जासूस पार्टी ने पहले पेगासस का इस्तेमाल कर विपक्षी नेताओं व संस्थानों तक पर ताक झांक की, अब दूसरे कोई तंत्र से स्नूपिंग चालू है। इंडिया अर्थात भारत ऐसी धमकियों से नहीं डरने वाला है। केंद्रीय आईटी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मंगलवार दोपहर बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आईफोन हैकिंग चिंता का विषय है। सरकार इस मुद्दे को लेकर चिंतित है और वो इसकी तह तक जाएगी। उन्होंने कहा कि एप्पल ने 150 देशों में यह एडवाइजरी जारी की है। केंद्रीय मंत्री ने सारे मामले को हल्का करते हुए कहा कि एप्पल की ओर से भेजे गए मेल से ये समझा जा सकता है कि उनके पास कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। उन्होंने एक अनुमान के आधार पर अलर्ट भेजा है। उन्होंने कहा कि एप्पल ने एक स्पष्टीकरण भी जारी किया है कि कुछ लोगों के आरोप सच नहीं है। ऐसी सलाह 150 देशों में लोगों को भेजी गई है। इसके बाद मंत्री ने कांग्रेस और राहुल गांधी की तरफ इशारा करते हुए कहा, जो लोग देश का विकास नहीं देख सकते वो विनाशकारी राजनीति कर रहे हैं। मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा, जब भी इन मजबूर आलोचकों के पास कोई बड़ा मुद्दा नहीं होता है तो वो केवल अपनी निगरानी की बात कहते हैं। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा रिजर्वेशन पर मंगलवार को भरोसा देने की कोशिश की। उसने ऐसा दिखाया कि वो कुछ आगे बढ़ रही है। महाराष्ट्र कैबिनेट की बैठक के दौरान मराठा समुदाय को आरक्षण देने पर जस्टिस संदीप शिंदे समिति की अंतरिम रिपोर्ट को कैबिनेट ने मंगलवार को स्वीकार कर लिया। बैठक में फैसला लिया गया कि मराठों को कुणबी जाति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया शुरू होगी। कैबिनेट बैठक में यह भी फैसला किया गया कि पिछड़ा वर्ग आयोग मराठा समुदाय की सामाजिक और शैक्षणिक स्थिति का आकलन करने के लिए ताज़ा डेटा एकत्र करेगा। कैबिनेट बैठक के बाद मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने मराठा कोटा कार्यकर्ता मनोज जारंगे पाटिल से फोन पर बात की। बता दें, पाटिल का आमरण अनशन 7वें दिन में प्रवेश कर गया है। बता दें, राज्य में कई स्थानों पर आंदोलन के हिंसक हो जाने के बाद शिंदे ने जारंगे पाटिल को फोन किया। राज्य में हालात खराब हैं। राज्य में कई जगह आंदोलनकारी सड़कों पर बैठे हुए हैं, टायर जलाए जा रहे हैं, कई जगह सड़कें बंद हैं, कुछ जिलों में बस सेवाएं स्थगित कर दी गई हैं। राजस्थान की सियासत से बड़ी खबर सामने आ रही है। कांग्रेस नेता सचिन पायलट का पत्नी सारा पायलट से तलाक हो चुका है। सचिन व सारा ने कब और कौन सी कोर्ट से डिवोर्स लिया है, इसका पता नहीं चल पाया है। सचिन पायलट के तलाक की जानकारी तब सामने आई जब 31 अक्टूबर 2023 को टोंक विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल किया गया। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन पत्र में दी गई जानकारी में उन्होंने खुद को तलाकशुदा बताया है। हालांकि इसमें दोनों बेटों का नाम साझा किया गया है। कहा जा रहा है कि सचिन पायलट ने पहले खुद के तलाकशुदा होने की जानकारी को गोपनीय रखा था। सारा अब्दुल्ला सचिन पायलट की धर्मपत्नी हैं। हालांकि अब तलाक की जानकारी उजागर होने के बाद सियासी चर्चाएं शुरू हो गई हैं। तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आरोप लगाया है कि तमिलनाडु राज्य के राज्यपाल डॉक्टर आर.एन. रवि राजनीतिक विरोधी के रूप में काम कर रहे हैं। याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर आर.एन. रवि ने खुद को राज्य सरकार के लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदी के रूप में पेश किया है और विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों पर विचार करने में अत्यधिक देरी करके राज्य विधानसभा की अपने कर्तव्यों को पूरा करने की क्षमता में बाधा डाल रहे हैं। याचिका के अनुसार राज्यपाल ने न केवल कई विधेयकों को लंबित रखा है, बल्कि वो भ्रष्टाचार के विभिन्न अपराधों के अभियोजन और जांच के लिए मंजूरी देने में विफल रहे हैं। केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर के खिलाफ केरल में विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता बढ़ाने वाले बयान देने के आरोप में एक मामला दर्ज किया गया है। राजीव चंद्रशेखर पर कोच्चि में आयोजित एक धार्मिक कार्यक्रम में रविवार के बम धमाकों को लेकर हेट स्पीच देने का आरोप है। राजीव चंद्रशेखर ने इन बम धमाकों को कांग्रेस, सीपीएम, यूपीए और इंडिया गठबंधन की बेशर्म तुष्टीकरण की राजनीति का नतीजा बताया था। उन्होंने अपने इस विवादित बयान में इन विपक्षी दलों और गठबंधनों पर केरल में जिहाद और नफरत फैलाने के लिए हमास को निमंत्रण देने का आरोप लगाया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राजीव चंद्रशेखर के इस बयान की आलोचना करते हुए कहा था कि वो केरल की धर्मनिरपेक्षता छवि को नुकसान पहुंचाने के लिए जहर उगल रहे हैं। धार्मिक संप्रदाय यहोवास विटनेसेस के कार्यक्रम के दौरान रविवार को केरल में यह बम धमाका हुआ था, जिसमें 3 लोग मारे गए। घटना में गंभीर रूप से घायल हुए कई लोग अभी भी आईसीयू में हैं।
ईडी ने सोमवार को दिल्ली और पंजाब में शराब घोटाले के सिलसिले में आम आदमी पार्टी विधायक कुलवंत सिंह के परिसरों पर तलाशी ली। एएनआई ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि फिलहाल मोहाली में छापेमारी चल रही है। बता दें, कुलवंत सिंह जो 1000 करोड़ की संपत्ति के साथ पंजाब के सबसे अमीर विधायक हैं, वो दिसंबर 2021 में आप में शामिल हुए और मोहाली से टिकट पाने में कामयाब रहे। 2022 के चुनावों में उन्होंने ये सीट जीती। बता दें, आम आदमी पार्टी के नेता दिल्ली में तो शराब घोटाले में जेल जा ही रहे हैं और अब ये सिलसिला पंजाब तक पहुंच गया है, जिसके बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मची हुई है। दिल्ली शराब नीति केस में अब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को समन जारी कर 2 नवंबर को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी केस में इससे पहले केजरीवाल से सीबीआई ने अप्रैल में करीब 9.5 घंटे तक पूछताछ की थी। दिल्ली शराब नीति केस में आम आदमी पार्टी के 2 वरिष्ठ नेता इन दिनों जेल में हैं। इसमें पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह शामिल हैं। अब देखना है कि अरविंद केजरीवाल 2 नवंबर को पूछताछ के लिए ईडी के समक्ष उपस्थित होते हैं या नहीं। अगर वो समन पर उपस्थित नहीं होते हैं तो हो सकता है कि 1 या 2 बार और समन जारी किया जा सकता है। आम आदमी पार्टी ने आशंका जताई है कि ईडी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 2 नवंबर को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर सकती है। दिल्ली में सत्तारूढ़ आप का ये भी आरोप है कि बीजेपी उसके वरिष्ठ नेताओं को सलाखों के पीछे पहुंचाकर उसे खत्म करने की कोशिश कर रही है। मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिल्ली सरकार में कैबिनेट मंत्री आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी जानती है कि वो चुनावों में अरविंद केजरीवाल को हरा नहीं सकती है, इसलिए वो आम आदमी पार्टी को निशाना बनाने के लिए ये तरीके अपना रही है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा है कि बीजेपी ये मानती है कि आपके सारे नेताओं को जेल भेज देंगे तो सरकार कैसे चलेगी, पार्टी कैसे चलेगी। उन्होंने कहा कि जेल से चलेगी और जेल से ही दिल्ली की जनता को मुफ्त बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य दिया जाएगा। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने मंगलवार को कौशल विकास निगम में कथित घोटाले में तेलुगु देशम पार्टी प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू को 4 सप्ताह के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। नायडू के बिगड़ते स्वास्थ्य के आधार पर कोर्ट से जमानत दी गई है। चंद्रबाबू नायडू को सितंबर में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी आंध्र प्रदेश पुलिस की सीआईडी ने कथित स्किल डेवलपमेंट घोटाले में की थी। आरोप है कि यह घोटाला नायडू के 2014 से 2019 के बीच मुख्यमंत्री रहते हुआ था। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।